साथियों, आज हमारी आरटीजेसीओ साइकोलॉजी की लगातार 7वीं कक्षा है। आज का हमारा जो टॉपिक है सैनिक कैदियों को स्पेशल मोटिवेशन। यदि आप किसी यूनिट में तैनात हैं और आपका कोई सैनिक किसी आपराधिक गतिविधि में पड़ के और कैदी या जेल जा चुका है, तो उसको आप लोगों को कैसे मनोवैज्ञानिक परामर्श की भूमिका निभाना है, इसको आज समझेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं। सैनिक कैदियों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। पहले थोड़ा देखते चलना कि प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। शारीरिक शक्ति का मूल्यांकन करना, सैन्य रैंक का पता लगाना, आपराधिक रिकॉर्ड का सत्यापन करना, विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को जानना। ये विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को आपको जानना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी है। सैनिक कैदियों के लिए परामर्श में कलंक का क्या अर्थ है। आप लोग एक कलंक शब्द चलता है सैनिकों में। यदि कोई कैदी कोई अपराध में फंस के वहाँ जेल चला जाता है या कैदी बन जाता है, तो उसमें एक कलंक नाम का शब्द चलता है, तो उसको देखना है। परामर्शदाताओं के प्रति विश्वास, ये तो नहीं है। परामर्श सत्रों की उच्च लागत, ये भी नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को कमजोरी के रूप में देखने का डर, ये मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को कमजोरी के रूप में देखने का डर, ये कलंक संस्कृति में माना जाता है, सैनिक संस्कृति में। तो इसका ऑप्शन हमारा सी है। परामर्श के लिए समय की कमी ऐसा कुछ होता नहीं है, पर्याप्त समय उपलब्ध रहता है। पुनर्वास प्रक्रिया में व्यावसायिक मार्गदर्शन का क्या लक्ष्य है। आप यदि पुनर्वास सैनिक कोई भी जेल के बाद या कैदी के बाद सजा पूरी करके, तो व्यावसायिक मार्गदर्शन क्यों किया जाता है उसका देख लेंगे हम लक्ष्य। रिहाई के बाद रोजगार के अवसर की खोजने, एक खोदने गलत टाइप में सहायता करना, केवल सैन्य करियर में वापस जाना, ये नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई अन्य जो सेक्टर में जाके अपना कार्य प्रारंभ कर सके, कैसे नहीं। शारीरिक श्रम के लिए तैयार करना, ऐसा नहीं है कोई, क्योंकि पहले ही इतना कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शिक्षित पहले जो भी न्यूनतम मान्यता है। तो इसका ऑप्शन हमारा ये होगा, ठीक है। रिहाई के बाद रोजगार के अवसर खोज लेंगे, ये नहीं है। परिवार में रहते हुए परिवार परामर्श क्यों महत्वपूर्ण है, ये नहीं है। ये हमारा कैद में रहते हुए परिवार परामर्श क्यों कैदी को आवश्यक है, ये प्रश्न है, थोड़ा गलत टाइप हो गया है। तो इसमें देख लेंगे कैदी की शिकायत सुनने का माध्यम है, ऐसा नहीं है। कैदी की शिकायत वहाँ पर जो भी मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता है उसके द्वारा, उनके द्वारा सुनी जा सकती है। वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने के लिए, ऐसा नहीं है वित्तीय सहायता पर्याप्त उपलब्ध। परिवार के भीतर संबंधों को मजबूत करना और पुनः एकीकरण, ये हमारा जो अलगाव हो जाता है किसी अपराध के बाद परिवार से, उसको पुनः मजबूत करेंगे और एकीकरण करेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन हमारा सी है। एक सैनिक कैदी में अनुकूलन विकार का क्या संकेत है। एक है प्रतिकूलन विकार, एक है अनुकूलन विकार, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझेंगे। लंबी उदासी जो कारावास से पहले से थी, ये नहीं है। दूसरों से बात करने में अत्यधिक आनंद आना, यदि अनुकूलन विकार है तो ऐसा आनंद नहीं आ सकता है। नियमों का पालन करने में अत्यधिक कठिनाई और निराशा, ये हमारा होगा। सबसे ज़्यादा कठिनाई आ रही है और निराशा भी हो रही है, ठीक है। नो सॉरी, अभी हम लोग चारों ऑप्शन देखेंगे। अतीत की घटना, दर्दनाक घटनाओं के बुरे सपने, ये नहीं है। इसका ऑप्शन डी है। अतीत की घटनाओं का, अतीत की दर्दनाक घटनाओं के बुरे सपने आना, ये अनुकूलन विकार का, ठीक है, संकेत है। ये आज थोड़ा गलती हो गई है इसमें, तो ऑप्शन इसका हमारा डी है। परामर्शदाताओं को सैनिक संस्कृति के प्रति संवेदनशील क्यों होना चाहिए, ये हम लोग देखना। कोई भी यदि प्रश्न गलत निकल जाए, तो मैंने बताया कि हम लोग जो मैं आप लोगों को क्लास लेता हूँ, ये मुझे रटे नहीं रहते हैं। ये केवल जो भी ज्ञान है, जो भी हम लोग पढ़ते रहते हैं इसके बारे में, उसी से डायरेक्ट वो आंसर निकालते हैं। तो ऐसा हो जाए कभी कि कोई आंसर गलत निकल जाए मुँह से, तो उसमें थोड़ा गौर कर लिया करो और उसको स्वयं से भी सुधार लिया करो यदि धोखे से कोई प्रश्न गलत हो जाता है, ठीक है। परामर्शदाताओं को सैनिक संस्कृति के प्रति संवेदनशील क्यों होना चाहिए। ये संवेदनशील क्यों होना चाहिए, पहली बात तो सैनिक संस्कृति पता होना चाहिए। सैन्य रैंक के आधार पर उपचार बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सभी सैनिक एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। ताकि वे कैदियों को सैन्य अनुशासन, वहाँ जब आप लोग ट्रेनिंग में जाएंगे जब से अनुशासन सीखने लगेंगे। कैदी के अनुभव और दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से, जो उनके जो अनुभव किया है कि
कैदी से पहले सैनिकों ने, उसको दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने के लिए ऐसा होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी है। अगला प्रश्न हमारा, अपराध की पुनरावृत्ति, यह अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने में मनोवैज्ञानिक परामर्श कैसे मदद करेगा। कैदियों को व्यस्त रखना ऐसा नहीं है, जो अपराधी है वो तो व्यस्त चाहे जो भी रख लो फिर भी करेगा। कैदियों को कानूनी सहायता एक इसके लिए कोई अलग पैनल रहता है। तनाव, क्रोध और आघात जैसे मुद्दों का समाधान करके निर्णय लेने में सुधार करना। यदि आपकी इस चीज़ों में सुधार आप कर सकते हैं किसी सैनिक में, तो आप समझ लेना कि अब अपराध की वो सैनिक पुनरावृत्ति नहीं करेगा। ठीक है, उसका ऑप्शन सी है। ध्यान और योग जैसी तकनीकें, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, तकनीकें सैनिक कैदियों की मदद कैसे कर सकती है। मनोरंजन की हो सकता है किसी लोगों की, उनकी शारीरिक शक्ति को, ये भी हो सकता है शारीरिक शक्ति बढ़ाने में कुछ लोग उपयोग करते हैं। तनाव कम, आत्म जागरूकता बढ़ाने, आवेगों को नियंत्रित करने, ये सबसे ज़्यादा हमारा सटीक होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा सी लगाएंगे हम लोग। उन्हें अपनी कानूनी समस्याओं को भूलने में, ऐसा कुछ नहीं है कानूनी समस्या है। अगला प्रश्न हमारा, एक सफल पुनः एकीकरण कार्यक्रम। यदि आप लोग एक बार पेपर दे चुके हैं और फिर से उसको टारगेट तैयार करते हैं, तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या रखेंगे। ठीक है, तो पूर्व कैदी को समाज से अलग बिल्कुल नहीं रखेंगे। यदि कोई फेल हो जाता है एक बार, नहीं न एक बार में प्रथम प्रयास में यदि धर्मगुरु ना बन पाए, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको घर से अलग कर दिया जाए। यह सुनिश्चित करना कि पूर्व कैदी वापस सेना में शामिल हो जाए, ऐसा भी नहीं है। ये नहीं सुनिश्चित किया जा सकता है कि वापस आप लोग धर्मगुरु की तैयारी कर रहे थे और नहीं हुए तो वापस आ जाओ, बिल्कुल नहीं है, लगे रहो। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित परामर्श में भाग लें, ऐसा भी नहीं है। कोई दूसरा सुनिश्चित नहीं करवा सकता है कि आप इसकी तैयारी करो और आप धर्मगुरु बन जाओ, आपको स्वयं करना पड़ेगा। कैदी को आत्मनिर्भर बनाएंगे और कानून का पालन करेंगे, ये है। आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा, आपको स्वयं पर एक आत्मविश्वास बढ़ाया जाएगा। जैसे मैं अब हमेशा बोलता हूँ कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब तक आप किसी भी, चाहे जीके में, चाहे साइकोलॉजी में, चाहे धर्म में, आप स्वयं आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। मार्गदर्शन करना मेरा काम है, बाकी आपको पढ़ना स्वयं से है, याद स्वयं से करना है, पेपर आपको देना है। कोई कौन सी बातें करता है इससे कोई मतलब नहीं है। देखो मैं एक बात, ये मेरा आखिरी बोलने का मतलब, ये आखिरी शब्द रहता है कि आप जो करेंगे स्वयं से करेंगे, बाकी दूसरे कैसे क्या हुआ है उससे हम लोग नहीं जाएंगे। सैनिक कैदी के लिए एक प्रभावी उपचार योजना विकसित करने में पहला कदम क्या है, तो हम लोग देखेंगे कैसे। तुरंत समूह थेरेपी से एक कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक व्यापक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, ये हम लोग करेंगे, व्यापक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन हमारा बी होगा। उन्हें व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार के सदस्यों से संपर्क करवाना, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी है। अनुकूलन विकार और पीटीएसडी के बीच मुख्य अंतर क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। पीटीएसडी और अनुकूलन विकार, ये दो शब्द हो गए हैं आपके लिए नए। पीटीएसडी एक दर्दनाक घटना से जुड़ा है, जबकि अनुकूलन विकार एक पहचानने योग्य तनाव कारक की प्रतिक्रिया है। ठीक है, ये आपके युद्ध में सैनिकों के अंदर उत्पन्न होता है और ये कोई तनाव प्रक्रिया है जिसके बाद अपराध कर लेता है अनुकूलन विकार। तो इस दोनों चीज़ों में दोनों अंतर है। ठीक है, ये डायरेक्ट उत्तर मुझे लगता है हमारा दे दिया गया है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये डायरेक्ट उत्तर है, इसको समझ लेना है। एक सैनिक कैदी के साथ विश्वास बनाने में गोपनीयता की क्या भूमिका है। गोपनीयता, ये यदि कट रहा हो सब, तो गोपनीयता है। गोपनीयता बनाए रखने में मैंने बोला पारिवारिक संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी मनोवैज्ञानिक परामर्श किसी भी क्षेत्र में यदि आप करते हैं तो उसमें गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह एक सुरक्षित स्थान बनाता है जहां कैदी बिना किसी डर के अपनी भावनाओं को साझा कर सके। यही एक मूल कारण है गोपनीयता। सुरक्षित स्थान, वातावरण आपको बनाएगा, इसमें कोई सैनिक, कोई कैदी, कोई भी समस्या से ग्रसित है तो वो अपनी बिना डर के भावनाओं को साझा कर सकता है। बाकी अब हम लोग आगे विकल्प नहीं देखेंगे, यही सही हमारा। इसकी कोई भूमिका नहीं है, सभी जानकारियां अधिकारियों को दी जाएगी, कोई मतलब नहीं है। जेल सेटिंग में थेरेपी, समूह थेरेपी आयोजित करने की एक
मुख्य चुनौती क्या हो सकती है? यदि कोई जेल में काफ़ी सैनिक है, वहाँ हम लोग समूह थेरेपी दे रहे हैं, तो इसकी मुख्य चुनौती क्या हो सकती है? समूह में बात करने में मज़ा आएगा, ऐसा हो जाएगा किसी को? कैदियों के बीच गोपनीयता बनाए रखने और विश्वास बनाने में कठिनाई, ये सबसे बड़ी चुनौती आ सकती है। वहाँ गोपनीयता नहीं बनाई, जब प्राइवेसी नहीं हो रहेगी तो विश्वास नहीं होगा सैनिकों को परामर्शदाता के ऊपर, ठीक है? तो यहाँ हम लोगों को कठिनाई हो सकती है। कैदी में अत्यधिक सामाजिक अलगाव, दूसरों से बात करने से बचना, और परामर्शदाता को क्या करना चाहिए? तो ये गलत टाइप हो गया, तो परामर्शदाता को क्या करना चाहिए, तो ये हम लोग देखेंगे। नियमित दबाव रहित बातचीत, भरोसेमंद संबंध स्थापित, इसका ऑप्शन हमारा मुझे लगता है यही सबसे सटीक बनेगा कि नियमित दबाव रहित बातचीत करेगा कोई परामर्शदाता, भरोसेमंद संबंध स्थापित हो जाएंगे तो हम लोग सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा ये है। अगला प्रश्न आप लोग सभी पढ़ लिया करो ऑप्शन। कैदी के परिवार को उसकी रिहाई के लिए तैयार करने में परामर्शदाता की क्या भूमिका होगी? ये हमारा परिवार को वित्तीय सहायता बिल्कुल नहीं होगी ऐसी तो। कैदी से संपर्क ना करने की ये भी नहीं होगा। परिवार कैदी को वैसा ही स्वीकार करे जैसा वो पहले था, ऐसा नहीं होगा। अब तो बदला हुआ सैनिक आएगा। परिवार को यथार्थवादी उम्मीदें स्थापित करने और संभावित चुनौतियों को समझने में मदद करेगा परामर्शदाता। तो ये परिवार के प्रति भूमिका है जो भी सैनिक कैदी है परामर्शदाता की। अगला हमारा प्रश्न है, रिहाई के बाद मनोवैज्ञानिक समर्थन क्यों जारी रखना जरूरी है? ऐसा नहीं है कि किसी की बीमारी ठीक हो गई उसको छोड़ दो, तो ज़्यादा संभावना होती है कि फिर से वो बीमारी लौट के आ जाए। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कानून का पालन बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, केवल औपचारिकता है, ऐसा भी नहीं है। नागरिक जीवन में संक्रमण नई चुनौतियाँ और तनाव पैदा कर सकता है, ये बिल्कुल चुनौतियाँ और तनाव पैदा कर सकता है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण नहीं है रिहाई के बाद परामर्श समाप्त हो जाए, इसका कोई मतलब नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक परामर्शदाता जो सैन्य संस्कृति से अपरिचित है, एक सैनिक कैदी से संबंध बनाने में पहला कदम क्या होगा? यदि आपको सैनिक संस्कृति पता ही नहीं है कि अंदर क्या अनुशासन रहता है, किस पर मूल्यों पर कार्य किया जाता है, फिर भी आप कैसे इसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो गए तो समझ लेना कि आपके अंदर 50% धर्म गुरु बनने के गुण अभी उपलब्ध हैं, आपको केवल 50% ही तैयार होना है, ठीक है। ईमानदारी से अपनी अपरिचितता स्वीकार करना और सीखने की इच्छा व्यक्त करना, ये ब्राह्मणों में तो कम देखी जाएगी, लेकिन जैसे ही आप सैनिक बन जाएंगे ना, वहाँ पर ज़्यादा देखी जाएगी। तो आप सैनिक में यदि और स्पेशल तौर पर आपकी धर्मगुरु बना के और परामर्शदाता के तौर पर भूमिका का आपको निर्वहन करना है तो और सबसे ज़्यादा देखी जाएगी। तो इसका ऑप्शन हम लोग यही रखेंगे। आपको ईमानदारी दिखानी है और स्वीकार कर लेना, जिससे आपको इंटरव्यू वाले भी यही चेक करते हैं कि आपको कोई सीखने की इच्छा है। यदि आप ईमानदारी नहीं व्यक्त करेंगे तो फिर आप लोग सुधार करने की आपके अंदर कम क्षमता है, इसलिए फिर यहाँ कई लोगों को निराशा हाथ लगती है इंटरव्यू में। ऐसी चीज़ें छोड़ देना, बाकी सारे ऑप्शन आप लोग देख लेंगे धीरे धीरे। आप समझ नहीं सकते, आप वहाँ नहीं थे, इस वाक्य के अनुसार परामर्शदाता की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? देखो, मैं बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगी। जब आप लोग धर्मगुरु बन जाएंगे, वहाँ पोस्टिंग होगी, तो वहाँ जैसे ही सैनिकों की आपके बीच में आपके सीओ साहब बोलेंगे कि थोड़ा सैनिकों पर देखना, बातचीत करना, क्या कोई कहीं परेशानी नहीं है, तो आप लोग जैसे ही उनके बीच में जाएंगे तो वो क्या बोलती हैं, पंडित जी परेशान नहीं होना है, सब लोग बिल्कुल सही हैं, आप आराम से घूमिए और कोई ज़रूरत नहीं है परामर्श की, सब लोगों का सब कुछ ठीक है। मतलब एक मज़े लेने की भूमिका में, एंजॉय में करते हैं वो लोग। तो ऐसा यदि कोई आपसे बोलता है तो फिर भी आपको इस बात को मजाक में नहीं लेना है, गंभीरता से लेना है कि यदि कोई भी फिर भी मनोविकार छुपा हुआ है, कोई तनाव है, तो हम लोगों को उसको कैसे पता लगाएंगे। ये सबसे गंभीर स्थिति इस प्रश्न में बनेगी। अब आपका क्या होना चाहिए, इसमें मुझे लगता है थोड़ा, हाँ ये गलती हो गई है, इसमें ऑप्शन नहीं रखे गए हैं, नहीं तो आप लोग थोड़ा कठिन हो जाता है समझने में। आप सही हैं, मैं वहाँ नहीं था, बिल्कुल ऐसा बोलो, लेकिन मैं आपके अनुभव के बारे में अधिक जानने और समझने की पूरी कोशिश करना चाहता हूँ, ठीक है।
यदि कोई बोले कि सब लोग ठीक है, फिर मान लेना है कि आप लोग ठीक हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। फिर यहीं से मनोवैज्ञानिक जो भी परामर्शदाता होता है ना, वो पहले विश्वास में लेता है मरीजों को, और विश्वास में जैसे ही लेता है फिर उनको उनको ये अनुभव कराया जाता है कि हम लोग भी ऐसे ही पीड़ित हैं आपकी ही समस्याओं से। फिर वहाँ से बातें निकल के आती हैं, वहाँ हम लोगों को उपचार करने की प्राथमिकता वहाँ से बनती है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट उत्तर दे दिया गया है कि यदि आसानी से क्रोधित हो जाता है, यदि गुस्सा आ रहा है, और उसके लिए ध्यान का कौन सा अभ्यास उपयोगी हो सकता है? अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना और क्रोध की शारीरिक संवेदना को बिना निर्णय के देखना। अगला ऑप्शन हमारा, इसमें भी मुझे लगता है सारे डायरेक्ट उत्तर दे दिया गया है। कैदी आसानी से क्रोधित हो जाता है, उसके लिए ध्यान का कौन सा अभ्यास उपयोगी? अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना और क्रोध की शारीरिक संवेदना को बिना निर्णय के देखना। थोड़ा इसमें गौर करना, गहराई है इस शब्द में। क्रोध की शारीरिक संवेदना को बिना निर्णय के देखना। आप लोग जो भी गुस्सा आता है उसको बिना निर्णय के आप लोग लेंगे, कैसे ले सकते हैं? तो आप लोगों को इसको थोड़ी लाइन को अच्छी तरह से समझ लेना है और फिर लागू करना है अपने ऊपर, यदि किसी को गुस्सा आता हो। अब हमारा आखिरी प्रश्न आज का, एक पूर्व सैनिक की पत्नी चिंतित है क्योंकि उसका पति रिहाई के बाद से अलग और दूर है। तो अब यहाँ पर हम लोग उसकी चिंताओं को कहकर खारिज करना कि वह ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। अलग होने की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे। सामान्य रहने का दबाव बिल्कुल बनाने, पत्नी को धैर्य रखना और एक गैर न्यायिक उपस्थिति प्रदान करने की सलाह ये हम लोग दे देंगे। तो परामर्शदाता की भूमिका आप लोग बहुत ईमानदारी से अच्छी तरह समझना, और इसकी क्या महत्वपूर्णता है साइकोलॉजी की क्लास की, ये मैं आप लोगों को अब बता दूंगा आज की क्लास में। ठीक है, अच्छी तरह ईमानदारी से बिल्कुल अध्ययन करते रहना। जिसको लगे कि मुझे इस विषय में कमजोरी है, वहाँ पर आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी करेंगे। ठीक है।